हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपका सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इनको करके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यही आपके पेपर में आ सकते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहां से आके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना, एक्सप्लेन इट्स वेरियस डायमेंशंस विद सूटेबल एग्जांपल्स। ग्लोबलाइजेशन वाकई में एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। इसमें आप इसके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके इकोनॉमिक डायमेंशन के बारे में बता दूं तो ग्लोबलाइजेशन से मतलब बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज़ हैं उनका इंटीग्रेशन हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, कैपिटल फ्लो बढ़ा है। इससे क्या है कि एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है बिजनेस वगैरह करने वालों को, नई मार्केट मिली है, नई टेक्नोलॉजी मिली है। एक आप कह सकते हो कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन का राइज हुआ है, जिससे कंपनियां अपने प्रोडक्ट बना सकती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जाके, जिनसे उनकी कॉस्ट सेविंग भी होगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और इसके अलावा इसके सोशल डायमेंशंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सोशल और कल्चरल चेंजेस भी आए हैं। जैसे जैसे क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन बढ़ा है, एक्सचेंज बढ़ा है, अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग लाइफस्टाइल के लोग, अलग अलग बिलीफ्स के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपनी नॉलेज को वहाँ पर वो लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये क्या है कि लोगों को कनेक्ट करने में मदद करता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप यहाँ पे लोगों से जुड़ सकते हैं। एक मतलब यही अब आज का समाज है, ऑनलाइन सोशल मीडिया। कल्चरल डायमेंशन में ये है कि बहुत सारे कल्चर्स को हम फॉलो करने लगे हैं। म्यूज़िक में हम वेस्टर्न सुन रहे हैं, वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, वेस्टर्न खाना खा रहे हैं, लैंग्वेजेस हम बोल रहे हैं अलग अलग देशों की। इससे क्या है कि एक ग्लोबल कल्चर जो है वो डेवलप हुआ है अलग अलग देशों में। हॉलीवुड मूवीज़ की पॉपुलैरिटी इंडिया में भी है। और इसके अलावा जो मैकडी है, मैकडोनल्ड्स है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आप उसको देख सकते हो, दुनिया के हर देश में आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया के हर देश में लगभग बोली जा रही है। तो ये है। पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन ने इन्फ्लुएंस किया है। गवर्नमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पहले से मॉडर्न हो चुकी हैं। एक आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी बनी हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, यूएन है और यूरोपियन यूनियन है। इससे क्या है कि अब बाकी जितने भी जो देश हैं, इधर उधर जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो अपने आप को जोड़ रहे हैं। समरी की बात करें तो यही है कि मतलब ग्लोबलाइजेशन आप कह सकते हो कि काफ़ी एक मल्टी फेसेटेड और कॉम्प्लेक्स और अलग अलग डायमेंशन वाला एक फिनोमिना है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्रिटिकली एक्सेस द रोल ऑफ यूएनओ ओवर द ईयर्स हैज़ द यूनाइटेड नेशंस आउटलिव्ड द यूजफुलनेस। यूएन जो है उसको 1945 में बनाया गया था। और इसको बनाने का जो एम था वो यही था, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा मिले, कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से शांत किया जा सके। ओवर द ईयर्स यूएन ने एक आप कह सकते हो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, चाहे वो पीस कीपिंग की बात हो, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात हो, और चाहे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो। अब लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है, इसके ऊपर डिबेट चलती रहती है। एक सबसे बड़ी अचीवमेंट यूएन की ये है कि पीस कीपिंग के मामले में ये बहुत आगे है। यूएन एक वाइटल रोल प्ले करता है लड़ाई झगड़ों को शांत करवाने में अलग अलग नेशंस के बीच। फॉर एग्जांपल, यूएनओ वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग एन एंड टू द वॉर बिटवीन ईरान एंड इराक इन द 1980s। ठीक है, ये बहुत ही फेमस वॉर है ये। और इसके अलावा दैट लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ नेमीबिया। फिर यूएन ने एक और रोल प्ले किया एंडिंग द सिविल वॉर इन एल सल्वाडोर इन द 1990s। ठीक है, और आप कह सकते हो कि एंड इसके बाद क्या हुआ था, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ इन साउथ अफ्रीका 1994। फिर है द यूएन हैज़ ऑल्सो बीन एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में भी। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स कहीं आ जाते हैं, कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो यूएन की कई एजेंसीज़ हैं, जैसे यूनिसेफ है, यूएनएचसीआर है,
जो कि मतलब रेफ्यूजीज़ के लिए है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिससे कई लोगों को, ज़रूरतमंदों को खाना मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट एरिया जो है जहाँ पे यूएन काम करता है वो है ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना। यूएन ने बहुत सारी ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स और मैकेनिज्म बना रखे हैं ताकि अलग अलग लोगों को सुरक्षा मिले। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1948 इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहीं से ही आप कह सकते हो कि सारी चीज़ें होती हैं ह्यूमन राइट्स की। हाउएवर यूएन की इफ़ेक्टिवनेस लगातार हैम्पर्ड होती रहती है अलग अलग फैक्टर्स से, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल डिवीज़न अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, बहुत सारी कमियां भी हैं। यूएन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को ये शांत नहीं कर पाया, सच एज वेंडन जेनोसाइड इन 1994 एंड द जेनोसाइड इन बोस्निया एंड हेर्ज़ोगोविना इन द मिड 1990s, ये कुछ भी नहीं कर पाया। द यूएन हैज़ ऑल्सो बीन एक्यूज ऑफ नॉट डूइंग इनफ। ये ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह, पॉवर्टी वगैरह के लिए भी कुछ नहीं करता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यूएन काम करता है। फर्दर मोर कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि यूएन हैज़ आउटलिव्ड इट्स यूजफुलनेस, यानी कि अब ये किसी काम का नहीं है, अब ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब यूएन के जो है बस की कुछ भी नहीं है, ऐसे कई लोग कहते हैं। और ये तो बस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कुछ बड़े बड़े देश ही संभाल रहे हैं, जैसे यूएस, चाइना, रशिया, और कोई कहता है कि इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। कंक्लूज़न यही है कि भाई यूएन ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, पीस कीपिंग के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। इसकी इफ़ेक्टिवनेस भी लगातार इस पे मतलब सवालों के घेरे में रहती है। बहुत सारे इसके क्रिटिसिजम्स भी हैं जो मैंने आपको बताए। आप ये कह सकते हो कि इसको अबॉलिश नहीं करना चाहिए, आप इसमें रिफॉर्म्स ला सकते हो, जो दिक्कत की बातें हैं उन पे सुधार करो। What is the importance of biodiversity? What are the major causes responsible for the loss of biodiversity? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बहुत सारी वैरायटी की स्पीशीज़ हों हमारी दुनिया में, इंक्लूडिंग द नंबर, वैरायटी एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग टाइप के वैरायटी के लोग हों और लिविंग ऑर्गेनिज्म हों। इकोसिस्टम सर्विसेज, तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज जो कि बहुत एसेंशियल हैं हम सभी के लिए, जैसे क्लीन एयर, वाटर, फर्टाइल सॉइल, पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड द रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट। सो ये सारी चीज़ें इसी से हो पाती हैं। इकोनॉमिक वैल्यू भी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी पर ही रिलाई करती हैं अपने गुजारे के लिए, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, टूरिज़्म। अब एग्रीकल्चर में एक ही तरीके की क्रॉप होगी तो आप सोचो कि क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है, आप कह सकते हो बहुत सारे ट्रेडिशन से भी जुड़ा होता है, ये बिलीफ से भी जुड़ा होता है, कस्टम से भी जुड़ा होता है। फिर अनफॉर्चुनेटली बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डिफोरेस्ट्रेशन है, इससे क्या होता है, जंगलों को काटा जा रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर है, तो इससे कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि उनका नेचुरल जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है ऐसे ऐसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बिन मौसम के बारिश होती है, कभी गर्मी ज़्यादा है, कभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यह भी बता रखा है कि चेंजिंग द टाइमिंग ऑफ सीजनल इवेंट्स, टाइमिंग बदल गई है, सच एज माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग विच कैन डिसरप्ट द इंटरेक्शंस बिटवीन स्पीशीज़, और इससे धीरे धीरे ये प्रजातियाँ ख़त्म हो सकती हैं। Invasive species, non-native species introduced by humans can out-compete native species for resources, spread diseases and disrupt ecosystem। अब कुछ ऐसी नॉन नेटिव स्पीशीज़ अगर आके रहने लगी उस जगह पे जहाँ पे जो पहले की वहाँ की जो स्पीशीज़ रह रही हैं, तो उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, मतलब इकोसिस्टम भी ख़राब हो सकता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, देखो बहुत ज़्यादा फिशिंग करना, हंटिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, इससे भी डिक्लाइन होता है और ये ख़त्म भी हो सकते हैं स्पीशीज़। पॉल्यूशन जो है, केमिकल, प्लास्टिक वगैरह से बहुत ज़्यादा, ये क्या होता है कि जंगली जानवरों को मार सकता है, ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये फैक्टर्स जो हैं यही डिक्लाइन कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का, और इसके बहुत ही ज़्यादा बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे हेल्थ के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर। फिर है हाउ डू द मेन फीचर्स ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन एडवोकेटेड बाय द WTO कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड इकोनॉमी, हाउ हैव दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्पैक्टेड अपॉन नेशन स्टेट्स। सो WTO ट्रेड और फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन के लिए काम करता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो। इसके जो मेन फीचर हैं वो यही हैं
कि बैरियर्स वगैरह को कम करना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के, बहुत ही अच्छे से सामान सर्विसेज कैपिटल का फ्लो हो सके। सो जो वन ऑफ द की बेनिफिट है इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के वो है कि एफिशिएंसी बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है ग्लोबल इकोनॉमी की। और इससे क्या होता है, बाय अलोविंग गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस वेयर दे कैन बी प्रोड्यूस, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि कहीं भी आप अगर प्रोडक्शन कर पा रहे हो, कोई आपके ऊपर बैरियर नहीं है, तो आप अच्छे से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और इससे क्या होता है, पैसा कम लगेगा, लागत कम लगेगी, कस्टमर को मतलब फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। ट्रेड एंड फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन, यानी कि इसमें क्या है, इससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होता है, कॉपरेशन बढ़ता है कंट्रीज़ के बीच में। तो जब आप ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करते हैं तो इससे क्या होता है सॉरी तो इससे क्या होता है कि जब आपका सामान, आपकी सर्विसेज का पैसा, तो इससे इकोनॉमिक टाइज बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बढ़ते हैं कंट्रीज़ के बीच में, इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे होते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में जाती है, नॉलेज जाती है इधर से उधर। सो हाउएवर आप ये कह सकते हो कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो होते हैं इसके मिक्स इम्पैक्ट हैं। कुछ कंट्रीज़ को फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, कुछ कंट्रीज़ को इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो इनइक्वालिटी भी बढ़ती है इनकम की, जो गरीब लोग हैं, जो छोटे जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। ओवरऑल ट्रेड और फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन का जो नेशन स्टेट्स के ऊपर इफ़ेक्ट है वो मतलब वैरायटी ऑफ फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग देयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट। सो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक ग्रोथ भी ला सकते हैं और बहुत जगह पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसके हो सकते हैं। बिल्कुल। डिफाइन इंटरनेशनल टेररिज्म, डिस्क्राइब द नेचर एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। इंटरनेशनल टेररिज्म को आप कह सकते हो कोई भी ऐसा वायलेंट एक्ट करना, ठीक है, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसको हम आतंकवादी कहते हैं हिंदी में। सो इंटरनेशनल टेररिज्म का मतलब यही है, ये मोटिवेटेड होते हैं पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ से, अपना गोल अचीव करने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। सो इसके कुछ फीचर्स हैं। ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस, ये जो आतंकवादी होते हैं ये अलग अलग देशों में जाके मल्टीपल कंट्रीज़ में जो है ये अपने मतलब काम को अंजाम देते हैं। पॉलिटिकल मोटिवेशन, टेररिज्म बहुत बारी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी होता है कि अगर गवर्नमेंट को हटा के खुद हमें आना है, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान है। फिर है आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, इंटरनेशनल टेररिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस के ऊपर विश्वास रखते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स, तो इंटरनेशनल टेररिज्म जो है ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं इसमें, यानी कि स्टेट का कोई रोल नहीं होता इसमें, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आतंकवादी संगठन होते हैं। फिर है कोवर्ट ऑपरेशंस, तो इंटरनेशनल टेररिस्ट जो होते हैं वो कोवर्ट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, जैसे डिस्क्यूज, फॉल्स आइडेंटिटीज, यानी कि अपना रूप बदल के बहरूपिया बनकर, और ताकि कोई पकड़े ना, इस तरीके से ये काम करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट टारगेटिंग, सो इंटरनेशनल टेररिज्म जो होता है वो सिविलियंस को भी टारगेट कर देता है और जो सिंबॉलिक टारगेट को भी मार देता है। मैक्सिमम डर दहशत फैलाना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेशनल टेररिज्म जो है इन आतंकवादियों को फंडिंग करने से लेकर ट्रेनिंग से लेकर सारा कुछ ग्लोबली सपोर्ट मिलती है इनको अलग अलग कंट्रीज से। ओवरऑल इंटरनेशनल टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के देशों के लिए। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जब अर्थ का टेम्परेचर एवरेज से ज़्यादा बढ़ने लगता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन। सो इससे क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर काफ़ी गर्म होता है और इससे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, जैसे सी लेवल हमारा बढ़ने लगता है, ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं और जो वेदर जो है वो क्लाइमेट चेंज होने लगता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है और बहुत सारी बीमारियां भी फैल सकती हैं। पहला प्राइमरी कॉज जो है ग्लोबल वार्मिंग का वो है फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, जैसे कोयला, तेल, गैस, जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एटमॉस्फेयर में जाता है। डिफोरेस्टेशन और लैंड यूज चेंजेस की वजह से भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेज के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा जिसको आप दोबारा से बना सकते हो, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, विंड पावर है,
जो ई रिक्शा आप अगर देखोगे तो वो पॉल्यूशन नहीं करता, वहीं अगर आप कार चला रहे हो तो उसका जो धुआं है वो पॉल्यूशन करेगा। ऐसी चीज़ें अपनाओ, जैसे इलेक्ट्रिक बस हो गई, सब कुछ जो इलेक्ट्रिक होगा तो उससे ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट एक्शन चाहिए, इंडिविजुअल की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, बिजनेसमैन वगैरह की तरफ से भी, सभी को मिलके इससे टैकल करना है। कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल डायमेंशन, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे समझा दिया है, ये अलग से भी आता है तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका वही है कि भाई आप अलग अलग म्यूज़िक, अलग अलग कपड़े, अलग अलग खान पान, आप अलग अलग देशों का जो है उनके यूनिक जो कस्टम्स है आप उसको भी फॉलो कर रहे हो। जब एक देश से दूसरे देश में आप जाते हो तो आप उनके कल्चर को समझते हो, आपका कल्चर धीरे धीरे पिछड़ जाता है। जैसे वेस्टर्न कल्चर बहुत फेमस है आज की डेट में। सो कल्चरल जो ग्लोबलाइजेशन का ये है मैंने आपको बता दिया है। तो यही था आज के इस पूरे वीडियो में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं, आप इनको ज़रूर करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।